तो बेटा हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। और वो चैप्टर किसके सॉरी चैप्टर बोलता हूँ, उस चैप्टर में कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। 2-3 टॉपिक हो चुके हैं, तुम देखे होगे नए स्टूडेंट लोग। मैंने आज लगभग 3-3:30 बजे के आसपास एक मैसेज किया होगा, किया ना बेटा। उस मैसेज में एक दो लेक्चर भेजे हमने, ठीक है। तो वो लेक्चर देख लेना, क्योंकि उन्हीं लेक्चर से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे चल रहा है। वो दोनों लेक्चर आज देख लेना। और एक पीडीएफ सेंड हुआ होगा जिसपे, ठीक है ना बेटा, वो केमिस्ट्री का पीडीएफ है जितना कल तक पढ़ाया गया था, ठीक है। तो उस पीडीएफ में नोट्स है, तो उसको नोट कर लोगे, ठीक है ना बेटा। यस सर। और उस पीडीएफ के हिसाब से देख लेना, कॉपी नया कॉपी जो भी बनाओ तो उतना स्पेस रहने देना, ठीक है। तो लोग टॉपिक डिस्कस करें बेटा, मोल कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लो बेटा, मोल क्या होता है। तो क्या होता है बेटा मोल, बताओ जल्दी से बेटा पुराने स्टूडेंट लोग। सिंपल क्वांटिटी प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ओह एकदम फॉर्मल पूरा एकदम डिटेल में नहीं, सिंपल से बताओ जो आज के बच्चों को समझ में आ जाए। मोल मतलब सर क्वांटिटी यूनिट, ठीक है ना। जैसा दर्जन होता है, एग्जैक्ट डेफिनेशन वही है जो 2-3 बच्चे लोग बोले। 12 ग्राम कार्बन लिया जाए और उसमें जितने पार्टिकल हो, एटम्स हो कार्बन के, उसे बोलेंगे 1 मोल। अब वो भूल जाओ, ठीक है। याद क्या रखना, 1 मोल मतलब एक क्वांटिटी यूनिट है। जैसे दर्जन बोलते हैं, दर्जन मतलब कितना पीस होता है बेटा, 12 पीस बोल रहे। बताओ तो आधा दर्जन की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक दर्जन मतलब कितना पीस है बेटा, 12 पीस। वैसे एक मोल बोलने से कितना पीस आता है बेटा, हाँ यहाँ बोलो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 23, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए तो 6.02। तो भैया 02 को काहे सरदर्दी बढ़ाए, हटा देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो 1 मोल इक्वल टू 6 into 10 to the power 23। तो जैसा दर्जन होता है वैसा ही मोल होता है। तो कोई मोल एकदम कोई बड़ा चीज नहीं है बेटा, बस काउंट करने में पसीने छूट जाएंगे, इतने सारे पार्टिकल, इसलिए डेली लाइफ में यूज नहीं होता। तो 1 मोल इक्वल टू 6.02 एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, और 10 to the power 23। तो 10 to 02 को नेग्लेक्ट कर सकते हो। हाँ पेपर में कैसे लिखना है, हाँ बात आता है पेपर में कैसे लिखना है, तो डिपेंड करता है पेपर है कौन सा। स्कूल का पेपर है, सब्जेक्टिव है, तो ये लिखना है, ठीक है। अब JEE और नीट वाले पेपर में लिखने के लिए तो बोलता नहीं है, कैलकुलेशन होगा। तो अब आप देख लो बेटा, 6.02 को मान लो 15 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी होगा या 6 को 15 से मल्टीप्लाई करना इजी होगा। 6 को 15। तो आप समझ लेना, ठीक है ना। कैलकुलेशन के लिए कॉपी में भले दिखे ये, लेकिन कैलकुलेशन कितना करो, 6 लेके। क्लियर है बच्चा। यस सर। तो 1 मोल इक्वल टू इतना। अब मोल निकालने के कुछ फॉर्मूले जल्दी से रिकॉल करते हैं बेटा फॉर्मूला। तो जो न्यू स्टूडेंट है बेटा, तो एक दिमाग के ढक्कन खोल के बैठे, अगर दिमाग में ढक्कन लग गया हो तो, ठीक है ना। फॉर्मूला याद रखो, आज कैसे आया क्यों आया, 2 लेक्चर भेजा मैंने ग्रुप पे, उसको देखोगे तो पता चल जाएगा। और क्लास में बीच बीच में बता भी देंगे। तो मोल का फर्स्ट फॉर्मूला बेटा, वेट गिवन है तो क्या करना है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर एटम या मास। वेरी गुड बेटा, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, ठीक है। एक क्या होता है, वॉल्यूम गिवन है तो अगर लीटर में है तो गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। बहुत बढ़िया, मतलब पढ़ रहे हो। 2 to 400। हाँ तो बस सही जा रहे बेटा। देख लेते हैं पहले नंबर ऑफ पार्टिकल। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बच्चा। सर वो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है सर? INLIT, शॉर्ट में लीटर। सर चेक वेटिंग रूम 1 सर। ओके बच्चा, 10 लोग वेटिंग लिस्ट में, कंफर्म कर लेते हैं, लोग का टिकट कंफर्म हो गया। हाँ तो बच्चा लोग, नए स्टूडेंट लोग सुन लो, W/M मतलब W क्या है बेटा, गिवन वेट क्वेश्चन में दिया रहता है, लेकिन केजी में, अगर ग्राम में दिया तो अच्छी बात है, आपको ग्राम में लेना है। M क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास।
या फिर एटम हुआ था एटॉमिक Atomic मास। weight. Na क्या है बेटा, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है वैल्यू? 6 multiplied by 10 वही, raised to one power mole। 23. 6.0 1 मोल का वैल्यू ना। तो बस इतना है आज का काम। हम लोग देख रहे हैं टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ मोल, जिसमें एक टॉपिक हो चुका है कंप्लीट, है ना बेटा? यस सर। सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं आज। तो यहां से सबके लिए नया टॉपिक है बेटा। तो बात करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन जो डिस्कस हो चुका है उसका नहीं, सेकेंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कब आता है बेटा? जब किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट दो हों। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मालूम है ना बेटा, केमिकल रिएक्शन में किधर होते हैं? अगर ए बी मिलके बना रहा है प्रोडक्ट सी, इसमें रिएक्टेंट कौन होगा बेटा? ए बी। ए बी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये इतना तो मालूम है, चलो अच्छी बात है। और ये क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट। डर लगता था भाई, ऑनलाइन क्लास बहुत अटेंड किया 9th-10th में, कई लोग उल्टा ना पढ़ के आ गए हूँ सर, वो मोबाइल में उल्टा दिख रहा था। तो रिएक्टेंट राइट हैंड साइड वाला है या लेफ्ट हैंड साइड वाला बेटा? लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड। ये राइट है, ठीक है ना। राइट वाला है प्रोडक्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला है रिएक्टेंट। दिमाग में बैठ गया। तो रिएक्टेंट कितने होना चाहिए? कम से कम 2, तब ये कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। अब होता है क्या, ये सुन लो बेटा डेफिनेशन नोट करने से पहले। कल बता रहा था बेटा, कुछ फैक्ट्री डाले थे, क्या बना रहे थे हम लोग? वही वाला स्टार्ट कर दे क्या? नहीं चलो, आज गाड़ी बनाते हैं, ठीक है ना बेटा, टायर बना रहे हैं, ऐसे बनाते ना गाड़ी का डायग्राम, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें चक्का लगाना है, ठीक है, चक्का नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। तो टायर कितना ले लिया बेटा? 2। तो एक कंप्लीट कार बन जाएगा बेटा? नो नहीं, 4 पहिए चाहिए। अरे 4 पहिया वाला है ना। हाँ, अरे 2D वाला डायग्राम बनाया था ना, ठीक है। अब 4 पहिए इसमें कैसे दिखाऊंगा यार? 2 पहिए वाले कार बनाते ना, कार्टून वाला कार है हम लोग का। ठीक है, ये देखो 2 टायर बना दिए। एक ही टायर लगाते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, कंपेयर करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। एक कार, एक टायर, एक कंप्लीट कार, ठीक है रखूं। उसके बाद अगर मान लो ये 10 रहता, ये 10 पीस रहता, तो ये कितना पीस बनता है बेटा? 20। 20 बन जाएगा। नहीं सर, मतलब खुशी का मैं कोई ठिकाने नहीं रहा। अच्छा वो ज्यादा खुश नहीं हुआ, नहीं तो भगवान के पास चल गया रहता। कितना बनेगा बेटा? 10 पीस। मतलब देखो क्या है ना, दुकान, मतलब दुकान से तो नहीं मिलेगा, किसी कार वाले शॉप पे जाओ, वहां से कार लेके आओ, उसके कार के टायर को अलग कर दो और कार को अलग कर दो, 5 कार हो जाएगा मेरे पास तो, है ना बेटा। 4 चक्के को भी कार करेंगे कहेंगे, और एक कार। ऐसा खतरनाक आंसर देते हो, डर लगता है भाई। अगर ये 20 पीस है, ये भी 20 पीस है, तब 20। चलो हाँ, अब ये 20 पीस है, अब ये 10 पीस है, तो बताओ कितना पीस बनेगा? ये 10 बनेगा। ये 40 पीस है, ये 80 पीस है, कितना बनेगा? 40। कैसे 40 पीस। सर कुछ नहीं समझा। कुछ नहीं समझा? हे भगवान, इतना सिंपल सा। चलो पेन ही बनाते बेटा, कार बनाना है। अब छोटा ही काम करते हैं, छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बड़ा बिजनेस तो फेल हो गया कई लोग के लिए, दिमाग नहीं काम सर किया। वेटिंग रूम में चेक कीजिए एक बार। बड़ा बिजनेस कई लोग का दिमाग ही नहीं काम किया, छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं पेन बनाना। तो मान लेते हैं खाली पेन का बॉक्स है, ठीक है ना बेटा, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा ही पेन है, पेन का बॉक्स है। तो पेन में क्या क्या रहता है बेटा? कंप्लीट पेन बनाने के लिए पेन का बॉक्स ही और रिफिल चाहिए
चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम्म। एक मिनट, थोड़ा वेटिंग वाले को ले ले। तो पेन का बॉक्स है और ये एक ऐसा लंबा सा लाइन जो पेन का रिफिल है। रिफिल लो, अब बन गए, इन दोनों को मिला दिया तो पेन। तो मुझे ये बताओ बेटा, 10 पीस है, ये 10 पीस है, तो पेन कितना पीस बनेगा? 10 पीस। भाई बच्चा लोग, अगर ये 20 है, ये 20 है, तो ये कितना पीस पेन बनेगा? 20. माइक म्यूट कर लेना बेटा, जिनके यहाँ से फैन का आवाज आ रहा है। ये 20 पीस है और ये 10 पीस है, तब रिफिल का पेन कितना बनेगा? 10 pieces. ये 40 पीस है, ये 80 पीस है, तब कितना बनेगा? 40. अब कहीं अभी भी समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अगर नहीं समझ में आया ना तो बेटा बहुत तकलीफ वाली बात है। समझ गया सर। कॉमन सेंस वाली बात है बेटा, कॉमन, लेकिन वो भी कॉमन होना चाहिए ना, कॉमन सेंस भी। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, पेन का तो भरपूर अमाउंट में था बेटा, एक्सेस में था, लेकिन रिफिल कम अमाउंट में था, ठीक है ना? तो इस रिफिल ने क्या किया बेटा? माइक म्यूट करो जल्दी बेटा, नाम लेके बोलना पड़ेगा। तो ये रिफिल कम अमाउंट में था, जिसके कारण अफेक्टेड हुआ ये पेन का प्रोडक्शन। मतलब ये रिफिल कंट्रोल कर रहा है प्रोडक्ट को और कम अमाउंट में, तो इसलिए इसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। इस रिएक्शन में लास्ट वाले में पेन है बॉक्स 40, पेन का रिफिल है 80, तो कंप्लीट पेन कितना बना बेटा? 40। तो यहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा है प्रोडक्ट को? पेन का बॉक्स, ये पेन बॉक्स, ठीक है ना बेटा, क्योंकि ये कम अमाउंट में है। तो वही लिमिटिंग रिएजेंट, नाम से पता चल रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब ऐसा रिएक्टेंट जो क्या होगा बेटा? लो अमाउंट में, और लो अमाउंट में होगा मतलब वो पहले खत्म हो जाएगा ना बेटा। लो अमाउंट में है तो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले खत्म हो गया रिफिल, यहाँ पे पेन का बॉक्स। तो इसमें रिफिल था लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट पेन बॉक्स। फर्स्ट और सेकेंड वाले प्रोसेस में कोई लिमिटिंग रिएजेंट आएगा क्या बेटा? नहीं सर। नो सर, नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सेम इक्वल अमाउंट में थे, ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले में। थर्ड वाले में कंट्रोल कौन कर रहा है? रिफिल, क्योंकि कम अमाउंट में है। फोर्थ वाले में कंट्रोल कर रहा है पेन बॉक्स, क्योंकि कम अमाउंट में है। समझ में आया बेटा? तो लिमिटिंग रिएजेंट मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा रिएक्टेंट जो क्या करे बेटा? ऐसा रिएक्टेंट जो क्या करे बेटा, बताओ? प्रोडक्ट को करे, प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल कर ले, ठीक है ना? और कम अमाउंट में हो, तो कम अमाउंट में होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी लिमिटिंग खत्म हो जाएगा। Limiting agent. तो अब बात आता है लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन। तो कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। Point 1, it is present in low amount in the chemical reaction, ठीक है बेटा? It is present low amount in the chemical reaction, समझ में आया? सेकेंड, Yes. केमिकल रिएक्शन में लो अमाउंट में और क्या करता बेटा? हाँ इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट। हाँ, इट इज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। और थर्ड पॉइंट बेटा लो अमाउंट में तो इट इज टोटली used when chemical reaction completed, when chemical reaction, नीचे आ रहा है कि कट रहा है बेटा? केमिकल रिएक्शन
रिएक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट लो अमाउंट में होगा, सेकेंड कंट्रोल करेगा प्रोडक्ट के अमाउंट को, पीडीटी मतलब प्रोडक्ट, ठीक है ना बेटा। अगर आर एक्स एन लिखो तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, रिएक्शन, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना बेटा। अगर पीडीटी लिखा है मतलब क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट, Product. ठीक है ना। इट इज प्रेजेंट इन लो अमाउंट इन अ केमिकल रिएक्शन, इट इज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इट इज टोटली यूज्ड व्हेन केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। और लिमिटिंग रिएजेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, लिमिटिंग के लिए एल और रिएजेंट के लिए आर, एल आर। तो जल्दी से छापो बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में दो चार बातें, या डेफिनेशन कहो या उसके पॉइंट्स कहो। तो समझ में आ गया बेटा सबको लिमिटिंग रिएजेंट कौन सी चिड़िया का नाम है, मतलब क्या होता है। Yes, sir. कार बना रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था यार, छोटा सा बिजनेस में आ गए, छोटे से शुरुआत करना पड़ा। छाप लिए बच्चा लोग। हाँ सर। Sir, 2 minutes. ये लो 2 मिनट ले रहे हो, मैगी बना रहे हो क्या बेटा। 2 मिनट सर बस, अभी आया मैगी बना कर। हो गया सर। हाँ चलो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नए बच्चे लोग ये फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, अभी यूज होने वाला है मोल का आपके। तो लिमिटिंग रिएजेंट, हमको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ से देखने में सिंपल सा लगा, अरे यार यही ऐसा लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। इतना आसान नहीं है बेटा, कितना पीस है ये निकालने आना चाहिए। यहाँ पे पीस मतलब मोल के फॉर्म में निकालना है। किसके फॉर्म में निकालना है बेटा, मोल के फॉर्म में, और उसमें भी बहुत कुछ करना है। तो जितना सिंपल यहाँ दिख रहा था इतना इजिली नहीं दे देगा डाटा वहां पे, ठीक है। The process तो बहुत लंबी है. नहीं, इतना प्रोसेस लंबे नहीं है कि एक आध दो जन्म लेना पड़े, इसी जन्म में हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलआर, देखो रेसिपी कैसे बनाते हैं एलआर, ठीक है ना। तो एक चुटकी नमक लेंगे, ठीक है, पहले स्टेप में। हाँ, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलआर में फर्स्ट फाइंड आउट करना है मोल। मोल का एप्लीकेशन है तो मोल तो जरूरत होगा बेटा। फाइंड आउट द मोल ऑफ each reactant। तो हर एक रिएक्टेंट का क्या निकालना है, पहले स्टेप में मोल। सेकेंड स्टेप में क्या करना है बेटा, फाइंड आउट द रेशियो। अब वो रेशियो क्या है बेटा, बिटवीन मोल एंड स्टोइकियोमेट्री। अब स्टोइकियोमेट्री क्या होता है बच्चे लोगों को पता नहीं है, पता है फिर भी ध्यान में नहीं है, बताएंगे क्या होता है। फाइंड द रेशियो बिटवीन मोल एंड स्टोइकियोमेट्री ऑफ ईच रिएक्टेंट। बताऊंगा क्या होता है स्टोइकियोमेट्री, बस थोड़ा सा वेट करो। तो रेशियो निकालना है, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। बस थर्ड स्टेप में आपको पता चल जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। लो रेशियो is called low ratio containing reactant is called LR।
ठीक है ना। तो बस इतना सा कुछ स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप मोल, सेकेंड स्टेप रेशियो, और थर्ड स्टेप में मिल गया। अब बात आता है सर ये स्टोइकियोमेट्री होता क्या है। सबको पता है बेटा स्टोइकियोमेट्री क्या, बस अनजान हो। तो कैसे अनजान हो, देखो बेटा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सुनने पहले वाटर बनाते हैं। वाटर कैसे बनता है बेटा? हाइड्रोजन प्लस H2O. ऑक्सीजन, H2O. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और दोनों मिला दें तो H2O। बैलेंस करने के लिए क्या 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 लगेगा बेटा? ये 2 और ये 2, ऐसे ही कुछ होगा। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. स्टोइकियोमेट्री रिएक्टेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। सेकेंड रिएक्टेंट कौन सा बेटा? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का आगे कितना लगा बेटा? क्या नंबर है? 2. 2 2। ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं तो 1 0. 1. 1। यही स्टोइकियोमेट्री है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? स्टोइकियोमेट्री। तो हमने कहा ना बेटा मालूम सब है, बस हाँ इसी चीज को बोलते हैं, ये नहीं मालूम था। N2 3H2 2NH3। स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट कौन सा? N2H2। कितना स्टोइकियोमेट्री बेटा N2 का? 1. 1. और H2 का 3. 3. 3। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है? क्या हुआ स्टोइकियोमेट्री? क्या समझे स्टोइकियोमेट्री से? नंबर है जो कहाँ यूज होता है बेटा? जो नंबर्स है या फिर मोल्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब 2 है तो 2 मोल, या नंबर जो कहाँ यूज होता है बेटा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। याद रखना बैलेंस लिखना जरूरी है, अगर ये बैलेंस नहीं होता तब गलत हो जाता। ठीक है ना बेटा? तो एक नंबर्स है जिसको हम लोग यूज करते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में बिफोर द रिएक्टेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री। इट इज डिफाइंड एज अ नंबर, और मोल भी बोल सकते हैं, और मोल। इट इज डिफाइंड एज अ नंबर और मोल which is used before the reactant in balanced chemical reaction। That means नोट कर लो बेटा। सर वेटिंग रूम चेक कर लो ना एक बार। हाँ बेटा चेक कर लूंगा। तो क्वेश्चन है find out the limiting reagent in given reaction if 10 gram H2 react with 32 gram oxygen to form water। तो ये क्वेश्चन है लिमिटिंग रेजेंट आइडेंटिफाई करना है। तो बेटा वेट को देखकर जज नहीं करोगे कि लिमिटिंग रेजेंट है। सर 10 ग्राम है, इसको हाइड्रोजन है ना वो Lr हो गया, ना ऐसा नहीं करना है। ठीक है? तो पहला स्टेप क्या बोला गया बेटा? मोल। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप का आइडेंटिफाई करना बेटा, मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कौन कौन सा है बेटा यहाँ पे? तो मोल मतलब N, रिएक्टेंट H2, मोल मतलब N किसका है? ऑक्सीजन। तो बेटा कुछ देर पहले बताया था नए स्टूडेंट लोग को, यहाँ पे वेट अगर गिवन है तो किससे डिवाइड करते हैं? गिवन वेट अपॉन एटम में तो एटॉमिक, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना? तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर मास H2O2, ये सब याद रखने वाला है। मॉलिक्यूलर मास H2O2
कैसे आईआर रखना है, कैलकुलेशन भी इसका सिंपल सा है, तो फिलहाल अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि अभी डायरेक्ट नोट करने वाला हूँ। तो गिवन वेट कितना है बेटा? 10 ग्राम। ठीक है, गिवन वेट कितना है बेटा यहाँ पे? 32 ग्राम। 32 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 2। याद रखना है ना बेटा, कैलकुलेट करना भी सिखाया था, तो नए स्टूडेंट लोग को नहीं मालूम तो फिलहाल अभी याद रखो 2 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? O2 का 16 नहीं ना बेटा, एक ऑक्सीजन का थोड़ी, मैं O2 का बोल रहा हूँ। 32, वेरी गुड। तो कितना आएगा बेटा यहाँ से? 5। यहाँ से कितना मोल आया बेटा? 1 मोल ऑफ H2 5, मोल ऑफ O2 1। पहला पड़ाव पार कर लिया, ठीक है ना बेटा, फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में चलते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या फाइंड आउट करना बेटा? क्या है बेटा सेकेंड स्टेप? Find out ratio between mole and stoichiometry of each reactant। तो सेकेंड पड़ाव में चलते हैं बेटा। सेकेंड स्टेप कहता है मोल रेशियो निकालना है। किसका? मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। तो कौन कौन से रिएक्टेंट है बेटा? 4H2 और एक कौन है बेटा? 4O2। इन दो के लिए निकालते हैं, यही दो रिएक्टेंट है ना बेटा। तो कितना है मोल बेटा बताओ तो? कितना मोल है H2 का? H2 5। बेटा जैसा स्टेप बताया बस उसी को फॉलो करते जाना है। इसका मोल कितना है? 1। स्टोइकियोमेट्रिक कितना है बेटा H2 का? 10 10 कहाँ से? 2 स्टोइकियोमेट्री 2। बैलेंस रिएक्शन में जो नंबर यूज करते हैं वो, यहाँ पर 1 कुछ नहीं तो 1। तो बेटा ये आएगा 2.5, 5 का हाफ और ये 1। तो इनमें से कम वैल्यू कौन सा है बेटा? O2 O2। तो लिस्ट वैल्यू को ही क्या बोलेंगे बेटा? limiting reagent That means where O2 act as a LR, limiting reagent। ठीक है ना बेटा? तो Yes. कंट्रोल कौन कर रहा है रिएक्शन को? O2। दिख तो रहा था 32 ग्राम, बट एक्चुअल में क्या है? वही लिमिटिंग रेजेंट है। समझ में आया बच्चा लोग? तो ये था सिंपल सा कैलकुलेशन। तो बताओ कोई बड़ा चीज है बेटा? मोल फाइंड आउट करना स्टार्टिंग में सीख गए बेटा, मोल कॉन्सेप्ट में। मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है समझ में आ ही गया है। तो रेशियो निकाले, निकल गया लिमिटिंग रेजेंट। तो बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो पहला स्टेप मोल। तो उन्हीं लोग बच्चे लोग को थोड़ा दिक्कत जाएगा जिनको मोल कैलकुलेट करने नहीं आता। नोट करो यहां तक। तो मोल निकालना ही थोड़ा सा दिक्कत होगा। जो न्यू स्टूडेंट हैं, 1-2 लेक्चर पहले आए हैं, मतलब आज जिनका सेकंड या थर्ड क्लास है, क्योंकि उनको बोला गया वीडियो देखो बेटा, वहां पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी करवाया गया, फॉर्मूला भी बताया गया है, तो वो करना पड़ेगा ना बेटा। पुराने स्टूडेंट को भी यही बस बताया, ये बेटा वेट है और ये मॉलिक्यूलर मास है, तो डिवाइड कर लो। वेट क्वेश्चन में दिया रहता है, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ता है। तो उनको प्रैक्टिस करवा दिया क्वेश्चन का, इसलिए उनको पता है कि कैसे सॉल्व होता है, मोल फाइंड आउट कैसे होता है। तो तुमको भी प्रैक्टिस करना है उन क्वेश्चंस का। नोट करो जल्दी। क्वेश्चन में टफ कर रहा हूं ना बेटा। तो एक ऐसा क्वेश्चन
सबके लिए जो सबसे सॉल्व हो जाए। तो एक क्वेश्चन हो गया था सेकंड। सब में फाइंड आउट करना है। चलो क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आउट द लिमिटिंग एजेंट। क्वेश्चन है फिर से भाई, फाइंड आउट द LR लिमिटिंग एजेंट। तो क्वेश्चन 1, 3 mole of A react with 2 mole of B in and form product C in B1 hypothetical chemical reaction। ये हाइपोथेटिकल मतलब समझते हो बेटा? हाँ सर। अपने मन से कोई भी एक रिएक्शन दे देगा, ठीक है बेटा? ठीक है ना? एक अपने मन से कोई भी एक केमिकल रिएक्शन मान लिया ए और बी से रिएक्ट करे सी, तो इसी को बोलते हैं हाइपोथेटिकल, हिंदी में बोलते हैं परिकल्पित, मतलब कल्पना से बनाया गया है, इमेजिनेशन से फॉर्म किया गया रिएक्शन। क्या ऐसा होता है एक आध दो रिएक्शन? तो हाइपोथेटिकल वर्ड से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट को। तो ये क्वेश्चन बेटा सबके लिए सिंपल है, डायरेक्ट मैंने ये पहला स्टेप गायब कर दिया है, कर दिया ना बेटा, क्योंकि मोल दे दिया सीधा, है ना? तो आपको क्या निकालना है? मोल अपॉन रेशियो, सीधा आंसर कब जो है वो। तो पहला पड़ाव मैंने यहाँ पे गायब कर दिया, दूसरे पड़ाव से बस सीधा आंसर। हाँ, एक बनाते हैं 34 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन react with 12 gram of hydrogen to form NH3। इसका रिएक्शन मालूम है क्या बेटा? N2H2 मिल के बना रहे प्रोडक्ट NH3। बैलेंस कर लोगे रिएक्शन, कितना N2 आएगा बेटा? 2 और हाइड्रोजन कितना? 3। तो याद ये सब बनाने आना चाहिए बेटा। एक मिनट, यहाँ पे अमाउंट 56 करते हैं, कैलकुलेशन सिंपल होगा इसलिए। इसको रब कर दूं, आप नोट कर लियोगे ना? सो वेट अ मिनट। अभी इधर ही नोट कर रहे हो यार। क्या क्या बना लियो बेटा? एंड तो हाँ 3 ग्राम H2 react with 12 12 24 24 और 4 28। वन 12 ग्राम ऑफ इथेन। Sir, can you check waiting तो room? हाँ बेटा, to form ethane। वो पेड़ के
पास बिट्टा बिट्टा नहीं खेल रहा क्या? ओहो, किसका है बेटा माइक ऑन? अदिति, माइक बंद करके रखो बेटा। चलो रब करो ना बेटा, थर्ड वाले के नीचे वाला आप सॉल्व करो। थर्ड वाले का इक्वेशन बना लोगे बेटा। हाइड्रोजन तो दिया ही हुआ है बेटा, हाइड्रोजन के लिए तो फॉर्मूला बनाने का दिक्कत नहीं है। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक्सक्यूज मी सर। C2। हाँ बेटा। सर वो आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है फर्स्ट वर्ड, वो ईट है क्या? कहाँ पे बेटा? सर ब्रैकेट में आपने क्या लिखा है 10 ग्राम के पहले? अरे ये 3 है यार। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। C2H6। इथेन का फॉर्मूला ये होता है और ये इथेन। ये सब याद रखना बेटा, ठीक है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 मोल ऑफ A react with 2 मोल ऑफ 2 मोल B एंड फॉर्म प्रोडक्ट C। रिएक्शन ये है, हाइपोथेटिकल मतलब कोई भी रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो उसका रिएक्शन 10 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 112 ग्राम ऑफ इथेन टू फॉर्म इथेन टू फॉर्म इथेन। तो नए बच्चे लोग जो हैं वो देख लो बेटा, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल का हेल्प लेना है, और उस हेल्प में क्या देखना है बेटा, पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक मास सभी एलिमेंट का याद करना, तो कम से कम 1 to 30 एलिमेंट। तो जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ध्यान देना बेटा, जो लोग नए बच्चे लोग हैं जिन्होंने मॉलिक्यूलर मास वाला लेक्चर अटेंड ही नहीं किया है, तो मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे हैं बेटा? C2H4 का। तो बेटा जो मॉलिक्यूलर मास है m का वैल्यू, तो मॉलिक्यूलर मास ये होता है बेटा समेशन ऑफ एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास कहाँ से याद करना है बेटा? ये पीरियोडिक टेबल से, और इसको तुमको याद रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो बेटा कुछ नहीं कर सकते इसके बिना। फिर तो 1 to 30 एलिमेंट तक पीरियोडिक टेबल के हेल्प से याद रखना है। तो कितने एलिमेंट है बेटा C2H4 में? और कार्बन के कितने कार्बन है यहाँ पे? 6 2 कार्बन। कहाँ से 6? एलिमेंट टोटल 6 है, कार्बन पूछ रहा हूं मैं। तो कार्बन कितने हैं? 2। कितने हाइड्रोजन है बेटा? 4। 4, ठीक है ना? टोटल 6 एलिमेंट है, गलत नहीं बोल रहे हो, सही है, बट हम इंडिविजुअल पूछ रहे हैं। कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 4। एक कार्बन का वेट कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम। तो 100 यूनिट कितने का बेटा? 28 यूनिट होता है ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास का। वैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6, तो कौन कौन से एटम है बेटा? कार्बन है और हाइड्रोजन है। कितने कार्बन है यहाँ पे? 2 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 तो वेट कैसे निकलेगा? 2 into 12, 6 into 1, तो कितना हो जाएगा बेटा? 30 ग्राम, ठीक है। जैसे यहाँ पे N2 का निकालना है मॉलिक्यूलर मास, तो कितने नाइट्रोजन है बेटा? 2। एक नाइट्रोजन का वेट 14, तो 28 ग्राम पर मोल। तो कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। H2 का निकालना, तो एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1 ग्राम। तो 2 हाइड्रोजन है, एक का वेट 1 ग्राम, तो कितना आएगा? 2 ग्राम पर मोल। तो याद भी रखना कई लोगों का, और कई लोगों का जो नए मॉलिक्यूल्स हैं या नहीं देखे हो तो उनको कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। तो आपको 1 to 30 एलिमेंट का एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा, वो आपकी प्रॉब्लम है, पीरियोडिक टेबल में दिया रहता है। तो समझ में आया बेटा मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करना है? अब यहाँ पे अप्लाई करना है। हाँ सर। तो निक जल्दी सॉल्व करो।
हम डिस्कस करें बेटा। मोल तो पता है बेटा, यहाँ पे रेशियो, चलो आंसर चेक करो तो सीधा रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो फॉर ए, तो ए के लिए कितना वैल्यू है बेटा? मोल कितना है? 3। स्टैचोमेट्रिक कितना है बेटा? 2। आएगा 1.5। ठीक है ना। सेकंड के लिए रेशियो निकाले बेटा, बी के लिए मोल कितना है? 0.66 तो बेटा जाहिर सी बात है ये वैल्यू कम आएगा, तो हमारा लिमिटिंग रेजिस्टेंस क्या होगा? हाँ, आंसर क्या होगा बेटा? बी। ठीक है ना। यहाँ पर मोल निकालना है बेटा पहले, H2 का और N2 का। तो मोल कैसे निकलता है बेटा? गिवन वेट। वेट हमेशा गिवन ग्राम में होना चाहिए। कितना दिया H2? 12 ग्राम। और N2 कितना दिया? 56। H2 का मोल का मास 2, तो 6, इसका कितना आएगा बेटा? 28। 28, तो कितना आएगा? 2। रेशियो, ठीक है ना, फॉर H2 फॉर N2। तो H2 का कितना है बेटा मोल? 6। स्टैचोमेट्रिक कितना है बेटा? 3। 3। 2। मोल कितना है N2 का? 2। स्टैचोमेट्रिक कितना है बेटा? कुछ नहीं तो 1। 2। तो यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट है क्या बेटा? नो। तो यहाँ पे लिखना नो लिमिटिंग रिएजेंट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो, मोल ऑफ H2, मोल ऑफ C2H4 कितना है बेटा वेट H2 का? 10। मोल का मास बताओ? 2। 5। कितना वेट है बेटा C2H4 का? गिवन वेट 112। मोल का मास कितना है बेटा? देखो तो मोल का मास बताया हूँ, कितना है बेटा? 28। 20। सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा? 4। 4। क्लियर है। अब रेशियो नहीं निकालेगा तो भी पता चल जाएगा बेटा यहाँ पे, बट निकाल लेते हैं। फॉर H2 डायरेक्ट विदाउट रेशियो भी बता सकते हो, क्योंकि 1 से डिवाइड होगा। क्या होगा बेटा? मोल 5, रेशियो 1 से 5 आएगा। मोल 4, तो कौन होगा बेटा लिमिटिंग रिएजेंट? स्टैचोमेट्रिक 1। C2H5। हाँ, H5 नहीं है, H4 है, हम मिस्टेक कर देते हैं। Lr। तो बन गया बच्चा लोग। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लोगे ना बेटा सबको? हाँ सर। Yes. तो बेटा कैलकुलेशन मोल के फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 फॉर्मूले बताया मैंने। वेट गिवन है तो मोलर मास या एटॉमिक मास। सेकंड फॉर्मूला क्या था बेटा? वॉल्यूम गिवन है तो 22.4 से डिवाइड करना है, या ml में दिया है तो 2 to 400 से, पार्टिकल दिया है तो एवोगैड्रो नंबर से। तो कर लोगे सब कुछ सॉल्व? Yes sir. तो हम लोग आज के लेक्चर में ये कैलकुलेट करना सीख गए कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। अब सेकंड पॉइंट क्या था बेटा? कितना किस तरह से कंट्रोल करता प्रोडक्ट को, करता है ना बेटा प्रोडक्ट कंट्रोल। तो कल के लेक्चर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना बेटा? Yes sir. Yes sir. ठीक है बच्चा, आज सर की सेवा करते हैं समाप्त। सर हाँ हेलो बेटा बोलो। सर हाँ, सेकंड बोलो, वाले बोलो। का एलआर कौन क्या होगा? होगा ही नहीं ना बेटा, दोनों का सेम रेशियो है। तो यहाँ पे नो एलआर बोला हूं मैं यहाँ पे इन दिस रिएक्शन। जरूरी थोड़ी कि रिएक्शन है तो एलआर होगा ही, ठीक है। हाँ सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बेटा। और जो नए बच्चे लोग हैं बेटा,
रिक्वेस्ट है कि जो लेक्चर मैंने भेजा ग्रुप में केमिस्ट्री का होगा 25-26 का होगा, डेट लिखा होगा उस पे, उस डेट के लेक्चर को देख लोगे क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ मोल क्लियर रहेगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। और नोट्स दिया उस नोट्स को रख लेना, सेव कर लेना बेटा, और Yes. टाइम निकाल के जल्दी से जल्दी कॉपी कंप्लीट कर लो। भले समझ में नहीं आया बात अलग है, बाद में समझ लेंगे, लेकिन पहले उसको नोट कर लो, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चा, आज की सेवा करते हैं समाप्त। बाय बच्चा लोग। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. थैंक यू सर। वेलकम।